क्या होगा जब एक आम सिक्योरिटी ऑफिसर अचानक 2000 लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर हो जाए। एक तरफ प्लेन में सवार खतरनाक आतंकवादी और दूसरी तरफ एक बम जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकता है, और एक शख्स जो अपनी पत्नी और हजारों मासूमों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। लेकिन क्या वो इस खतरनाक मिशन को पूरा कर पाएगा? क्या उसे सच का साथ मिलेगा या उसकी बहादुरी का अंत होगा एक दर्दनाक मौत के साथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की अब शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के शुरुआत में हमें मार्को नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक रूसी गैंगस्टर से मिलने आया। आते ही वो एक पैसे से भरा बैग गैंगस्टर को देता है और उससे पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। तो गैंगस्टर उसे एक गाड़ी की चाबी देकर बताता है कि उसका सामान गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है। मार्को चाबी उठाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उस पूरे गोडाउन को उड़ा देता है जहाँ वो गैंगस्टर से मिलने आया था। गाड़ी में मार्को को एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस उठाने के बाद सीन यहीं से कट हो जाता है। इसके बाद हमें फिल्म के मुख्य किरदार एथन और उसकी पत्नी के बारे में दिखाया जाता है। उन्हें अभी पता चला था कि एथन की पत्नी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर एथन बेहद खुश हो जाता है और आज क्रिसमस का दिन भी है। एथन और उसकी पत्नी दोनों ही एयरपोर्ट पर काम करते हैं, इसलिए वो एक साथ ही काम पर निकलते हैं। क्रिसमस होने की वजह से एयरपोर्ट पर आज बहुत ही भीड़ रहने वाली थी। एथन सिक्योरिटी सेक्टर में काम करता था, इसलिए उसे और उसकी टीम को पहले ही एक ब्रीफिंग दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि आज के दिन एयरपोर्ट की सुरक्षा और भीड़ को कैसे संभालना है। इसके बाद एथन अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि मुझे अब प्रमोशन चाहिए। मैं बोर्डिंग पर लोगों की चेक नहीं करना चाहता, मुझे बैग्स स्कैन करने का काम चाहिए। पहले तो उसके बॉस और उसके बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन किसी भी काम में बदलाव करना सही नहीं था। इसलिए एथन का दोस्त जैसन उसकी मदद करता है। वो अपनी और एथन की ड्यूटी बदलवा देता है। आखिरकार एथन को बैग स्कैन करने का काम मिल जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी रैली नाम का एक शख्स है जिसने एक व्यक्ति को किडनैप किया हुआ है। रैली सिर्फ 30 मिनट में एयरपोर्ट के सारे कैमरे को हैक कर लेता है। ये भी दिखाया जाता है कि रैली ने एथन के दोस्त जैसन के घर पर उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी आदमी को भेजा है। रैली अपने मोबाइल पर एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की असली फुटेज देखता है। उसे पता चलता है कि जैसन की जगह अब तो एथन बैग स्कैन कर रहा है। रैली को ये बात मालूम नहीं थी। ये साफ नजर आ रहा होता है कि रैली और उसका गैंग अपराधी थे और एयरपोर्ट पर किसी क्राइम को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले जैसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप किया। अब रैली और उसके गैंग का अगला कदम एथन की फैमिली का पता लगाना था। हैकर ने कुछ ही मिनटों में एथन का पूरा बायोडाटा निकाल लिया। उसे पता चला कि एथन की फैमिली में उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। ये जानने के बाद रैली ने अपने लोगों को एथन के घर भेजा। वहाँ तलाशी के दौरान उन्हें रिपोर्ट मिली जिससे ये पता चला कि एथन की पत्नी प्रेग्नेंट है। रैली ने सोचा कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल एथन की कमजोरी के रूप में कर सकता है। एयरपोर्ट पर एक आदमी एथन का सामान लेकर उसे देता है। एथन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सामान उसका था ही नहीं। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि जिसमें लिखा था कि वो दिए गए ईयरफोन को अपने कान में लगाए। एथन हैरान था, लेकिन उसने ईयरफोन को पहन लिया। जैसे ही उसने ईयरफोन लगाया, एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो कहने लगा कि अगर तुम अपनी और पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। एथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबरा कर पूछा कि तुम चाहते क्या हो? उसने जवाब दिया कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर में लाल टोपी पहने मेरा आदमी तुम्हारे पास सूटकेस लेके आएगा। तुम्हें बस उसे स्कैन करना है और बिना कुछ कहे उसे पास कर देना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम और तुम्हारी पत्नी, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो समझ लो कि तुम्हारी पत्नी खतरे में है। इस बात को यकीन दिलाने के लिए वे एथन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। उसने ये भी बताया कि वो जानते हैं कि इस समय उसकी पत्नी कहाँ है। ये सारी जानकारी उन्हें पहले से ही की गई रिसर्च के जरिए मिली थी। एथन अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। ये सब सुनने के बाद एथन डर जाता है। वो अपना फोन डेस्क के नीचे छुपा के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रैली और उसके लोग उस पर पूरी नजर रख रखे थे। उन्होंने ये देख लिया कि वो तुरंत एथन को चेतावनी दी कि फोन काट दो, पुलिस को कुछ भी मत बताना वरना अंजाम बुरा होगा। मानो या न मानो, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारी पत्नी के सिर पर एक राइफल तनी हुई है। तुम्हारी एक भी गलती उसकी जान ले लेगी। जैसे ही ये बातें हो रही थी, पुलिस ने एथन की कॉल को रिसीव कर लिया, लेकिन एथन डर के मारे कुछ नहीं बोल सका और कॉल को काट दिया। रैली को अब यकीन हो गया था कि अब एथन उसके इशारों पर चलेगा। उसने एथन का मोबाइल लेकर एक लॉकर में लॉक करवा दिया। एथन ने घबराते हुए उससे पूछा कि क्या तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो या किसी और ने तुमसे कहा है? उस आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि मैं समय बर्बाद नहीं करता, मुझे किसी ने ये काम करने को कहा है। एथन ने साहस जुटाकर अगला सवाल किया, आखिर उस सूटकेस में है क्या? रैली ने चिढ़ते हुए कहा कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और अगर पता भी चल जाए तो अपना मुंह बंद रखना। अगर सूटकेस
प्लेन तक नहीं पहुंचा या किसी ने उसे खोल लिया तो तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मारो जाओगे। एथन ने फिर कहा कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी जगह जैसन होता तो तुम क्या करते? रैली ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर जैसन होता तो वो भी तुम्हारी तरह ये काम करने को मजबूर होता, क्योंकि उसके फैमिली को भी हमने किडनैप कर रखा है। एथन समझ गया था कि रैली और उसके लोग कितने खतरनाक है और वो बेहद तनाव में था और सोच रहा था कि इस मुश्किल से खुद को कैसे और अपनी पत्नी को कैसे बचाए। रैली ने अब सब कुछ देख लिया और ये सब समझ लिया कि पुलिस को पूरे मामले की भनक लग चुकी है। इससे पहले कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ उन तक पहुँच पाती, रैली ने अपने आदमी को निर्देश दिया, लेकिन तभी वो आदमी पुलिसकर्मी से टकरा गया और हड़बड़ाहट में उसने पुलिसकर्मी को धक्का दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस बीच जब एथन अपनी ड्यूटी पर वापस आया तो उसने देखा कि वो आदमी जिसे सूटकेस के साथ होना चाहिए था वहाँ से गायब है। एथन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आखिरकार उस आदमी को भीड़ में पहचान लिया। इससे पहले कि पुलिस की भीड़ उस इलाके में बढ़ती, वो आदमी जल्दी से एक पुलिस वाले के हाथ से बोर्डिंग छीनकर वहाँ से भाग निकला। जब कैमरा उस आदमी के चेहरे पर फोकस करता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्को है, वही मार्को जिसने फिल्म की शुरुआत में रूसी गैंगस्टर को मारा था। अब मार्को ने एथन के पास बैठकर अपनी बातचीत शुरू की। मार्को ने वो बोर्डिंग पास लिया और उस पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद वो एथन को घूरते हुए कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया है, इसे एक आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी बीवी को मरवा दूंगा। इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सच में ऐसा कर भी दूंगा। एथन डर और तनाव से कांपने लगा। वो समझ चुका था कि ये खेल कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। मार्को ने एथन को सख्त लहजे में कहा कि चुपचाप जाकर अपने स्कैनर पर बैठो और मेरा काम करो। लेकिन जब एथन स्कैनर की तरफ गया तो उसने देखा कि उसकी जगह अब जैसन बैठा हुआ था। ये बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले की अचानक मौत के कारण अफरा तफरी मच गई थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और इसी कारण एथन के बॉस ने जैसन को वापस ड्यूटी पर बैठा दिया था। जैसे ही बात मार्को को पता चली, उसने एथन को आदेश दिया कि कुछ भी करो लेकिन जैसन को वहाँ से हटाओ और खुद उसी जगह पे जाके बैठो। एथन ने पहले अपने बॉस से बात की और स्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं जैसन को वहाँ से नहीं हटा सकता। एथन ने हालात की गंभीरता को समझते हुए एक चाल सोची। उसने एक कप कॉफी में अल्कोहल मिला दी और फिर उस कॉफी को जैसन के टेबल पे रख दिया। इसके बाद उसने ये बात बॉस को जाके शिकायत के रूप में बताई। जब बॉस ने जैसन के टेबल पे अल्कोहल वाली कॉफी देखी तो उन्होंने तुरंत जैसन को नौकरी से निकाल दिया। जैसन बार बार गिड़गिड़ाकर सफाई देने की कोशिश करता रहा, ये कॉफी मेरी नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। एथन ने इस चालाकी से जैसन को वहाँ से हटवा दिया और अब वो खुद स्कैनर की जगह पे बैठ गया, जैसा कि मार्को चाहता था। लेकिन एथन के दिमाग में डर और अपराध बोधक दोनों थे, क्योंकि उसने ये सब अपनी जान और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए किया था। अब सीन पुलिस ऑफिसर पर शिफ्ट होता है, जो एथन की कॉल रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा होता है। रिकॉर्डिंग में उसे एक पॉइजन का जिक्र मिलता है, जो इतना खतरनाक था कि अगर उसका इस्तेमाल होता तो आसपास का हर चीज तबाह हो जाता। इसके बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एथन जो पहले से फंस चुका था, अब दोबारा अपनी सीट पर बैठ चुका था। इसी समय मार्को के आदमी को पता चल गया कि सूटकेस के अंदर एक बेहद खतरनाक हथियार है। हालांकि इस हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये पूरा प्लेन को तबाह करने की क्षमता रखता था। दूसरी तरफ पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस प्लेन में वही पॉइजन था जिसकी कुछ देर पहले वो जांच कर रहे थे। एयरपोर्ट पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। एथन पर इतना दबाव था कि उसे वॉमिटिंग होने लगी। जब वो वॉशरूम गया तो वहाँ भी मार्को उससे मिलने पहुँच गया। मार्को ने उसे सख्त लहजे में धमकी दी, कोई चालाकी मत करना वरना मारे जाओगे। मार्को ने एथन को याद दिलाया, उस प्लेन में 2000 लोग हैं, अगर ये चीज प्लेन में इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या होगा? मार्को ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अगर प्लेन पे ये इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये यही इस्तेमाल कर दिया जाएगा और यहाँ 60,000 लोग हैं। फैसला तुम्हें करना है कि 2000 लोगों की जान बचाना चाहते हो या 60,000 लोगों की। एथन तनाव और डर से पागल होने की हालत में आ गया था। उसने मार्को से पूछा कि तुम क्यों मारना चाहते हो उन लोगों को। मार्को ने शांत लहजे में जवाब दिया कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे वो करने दो। एथन किसी तरह खुद को संभालता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है। इसी बीच मार्को का एक साथी उसे आकर बताता है कि अभी अभी एयरपोर्ट से एक आदमी जिसका नाम एथन है, उसने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस ने कॉल रिसीव किया, लेकिन एथन ने कुछ भी नहीं कहा। इधर ये सुन के मार्को का शक और गहरा हो गया। वो समझ गया था कि एथन अंदर से बहुत तनाव में है, लेकिन वो अब भी उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो गई। ये घटना बेहद संदिग्ध थी और पुलिस को ये यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मुख्य अलार्म सिस्टम तक पहुँचने में समय लग रहा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट पर भेज दिया। उन्होंने एयरपोर्ट के सभी
सभी चेक लाइंस बंद करवा दिया। चेक लाइंस बंद होने की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एथन के बॉस ने भी ये देखा और उन्होंने मौजूदा सभी संदिग्ध लोगों की जांच के आदेश दिए। इस स्थिति को देखकर एथन ने अपना दिमाग चलाया। उसने अपने बॉस के स्कैनर का इस्तेमाल किया और उसने मार्को के आदमी का नाम डाल दिया, जिसका बैग उसने पहले ही स्कैन किया था। ये सब करने के बाद एथन चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया। मार्को ने ये सब देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को पकड़कर एक अलग रूम में लेके जा रहे हैं, तो वो चौंक गया। उसने तुरंत एथन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? एथन ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहकर एथन एयरपोर्ट के काउंटर से बाहर निकल गया और तुरंत अपनी पत्नी से मिलने गया। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के सिर पर एक लेजर गन का निशाना है। इसका मतलब ये था कि कोई उसके पत्नी को गन पॉइंट पे रखे हुए था। ये देख के एथन का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है। डर और बेचैनी के बीच में एथन वापस वॉशरूम में चला गया और अब वो तनाव में इतना था कि वो सोच ही रहा था कि इस खतरनाक सिचुएशन से अपनी पत्नी और खुद को कैसे बचाए। एथन पूरी तरह से घबरा चुका था। वॉशरूम में जब वो अपनी बेचैनी को जूझ रहा था तभी मार्को वहाँ पहुँच गया। मार्को ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एथन ने अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल कर उसे रोक लिया। गन का निशाना लगाते हुए एथन चिल्लाया, बस बहुत हो गया। मार्को ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने पहले ही बहुत सारी गलतियाँ की है और अब इसका अंजाम तुम्हें खुद ही देखना होगा। ये कहते हुए मार्को ने सूटकेस में मौजूद बम को एक्टिवेट कर दिया। पहले सिर्फ 2000 लोगों के मरने का प्लान था, मार्को ने कहा, लेकिन अब ये बम 60,000 लोगों की जान लेगा। मार्को ने बम का काउंटडाउन दिखाया जो 10 मिनट में खत्म होने वाला था। उसने एथन से कहा, अगर इन सब की जान बचानी है तो जल्दी से सूटकेस के पास जाओ और वहाँ पहुँच के मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे डीएक्टिवेट कैसे करना है। एथन बिना समय बर्बाद किए तेजी से सिक्योरिटी रूम में भागा, जहाँ उसका आदमी बैग चेक कर रहा होता है। जैसे वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचा उसने देखा कि उसका बॉस वहाँ खड़ा था। एथन अपने बॉस को कुछ बताने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मार्को का साथी जो पहले से वहाँ मौजूद था एक पेन उठाकर एथन के बॉस के गले में घोंप देता है। ये देखकर एथन को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो आदमी रोते हुए बोला कि मेरे भाई को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो उसे मार देंगे। हालात को समझते हुए एथन ने खुद को संभाला और तुरंत मार्को से संपर्क किया। उसने पूछा कि इस बम को डीएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। मार्को ने उसे निर्देश दिए और एथन ने जल्द से जल्द उस मशीन का काम करना शुरू किया। आखिरकार उसने बम को डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन ये बहुत ही नाजुक समय था। बम के ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे हुए थे। उधर पुलिस ऑफिसर और पेट्रोल एजेंट की टीम तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। एथन ने एक बड़ा खतरा टाल तो दिया था, लेकिन वो जानता था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी और बाकी सभी की जान अब भी दांव पर लगी हुई है। दूसरे सीन में एना फेडरल एजेंट के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, लेकिन एना को अचानक अपनी टीम का एक कॉल आया। उसकी टीम ने कहा कि जो आदमी इस समय आपके कार में है वो असली फेडरल एजेंट नहीं है। असली एजेंट तो हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुका है। ये आदमी धोखेबाज है। ये सुनते ही एना पूरी तरह से सतर्क हो गई। उसने तुरंत उस व्यक्ति पर गन तान दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उस आदमी ने कार की स्पीड बढ़ा दी और जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। वो एक्सीडेंट करवाने में सफल तो हो गया। दोनों को इस हादसे में बुरी तरह से चोट लग गई। वो धोखेबाज चाहता था कि एना किसी भी हाल में एयरपोर्ट तक ना पहुंचे। एक्सीडेंट के बाद दिखाया गया कि उस आदमी ने एना का गला पकड़ रखा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना ने किसी तरह खुद को छुड़ाया। तभी उस आदमी ने अपनी गन निकाली और एना को फायर करने की कोशिश की, लेकिन एना ने तुरंत उसे रोकते हुए गन छीन ली और उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है कि मार्को ने एथन को आदेश दिया कि वो सूटकेस लेके प्लेन के कार्गो डिपार्टमेंट में जाए। एथन ने सूटकेस उठाया और वो आदेश मानने लगा, लेकिन तभी मार्को ने उस आदमी से संपर्क किया जो सूटकेस को कार्गो तक ले जाने में एथन की मदद कर रहा था। मार्को ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारा आखिरी काम करना है, वो काम है एथन को मारना। ये सुनते ही उस आदमी ने चुपके से अपनी गन निकाली और एथन पर निशाना लगाया, लेकिन सौभाग्य से सामने लगे शीशे में एथन ने उसकी हरकत देख ली। जैसे उसने गन तानी, एथन ने तुरंत पलटकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान दोनों ही सूटकेस को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। एथन को ये पता था कि अगर ये सूटकेस गलत हाथों में चला गया या समय पर रोका नहीं गया तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। दोनों की लड़ाई अब आर पार की होती जा रही थी और हर पर हालात और खतरनाक होते जा रहे थे। लड़ाई के दौरान उस आदमी ने बार बार एथन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी अपनी गन से गोली पीछे चल गई, जिससे वो खुद मारा गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए एथन ने तुरंत उसका मोबाइल लिया और अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाई। एथन ने सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी खतरे में है। उसने ये भी कहा कि वो ये संदेश उसकी पत्नी को तुरंत दिखा दे। जब उसका दोस्त एथन की पत्नी तक ये संदेश लेके पहुंचा तो उसकी पत्नी घबरा गई और तुरंत अपने पति को कॉल करने लगी, लेकिन एथन का फोन तो एयरपोर्ट के लॉकर में बंद था, इसलिए फोन नहीं उठा सका। उधर पुलिस ऑफिसर एना अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उसने आते ही पूरे एयरपोर्ट को सील करवा दिया। इसी दौरान कार्गो एरिया में मार्को पहुंच गया। उसने बिना देर किए एथन पर गोली चला दी। हालांकि गोली
एथन के सिर्फ जांघ पर लगी थी, जिससे वो घायल तो हुआ लेकिन भागने में कामयाब रहा। मार्को ने एथन को रोकते हुए कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मुझे मेरा सूटकेस दे दो। एथन घायल हालत में भी नीचे गया और सूटकेस को कार्गो में मौजूद बेल्ट पर रख दिया। उसने ये सब जानबूझ के किया ताकि सूटकेस तुरंत मार्को तक ना पहुंचे। इस बीच एना और पुलिस की टीम भी कार्गो के एरिया तक पहुंच चुकी थी। जब तक एना वहां तक पहुंची, एथन ने खुद को संभालते हुए कार्गो के एरिया से भागने की कोशिश की। जाते जाते उसने एना को चेतावनी दी कि मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। एथन ने एना को ये बताया कि मार्को कौन है और उसके हुलिया क्या है। इसके बाद एथन अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल पड़ा। घायल होने के बावजूद वो पूरी ताकत से भाग रहा था, क्योंकि अब उसके पास समय बहुत कम था और उसके पत्नी की जान दांव पर थी। अब कहानी में दिखाया गया था कि एथन की पत्नी नूरा भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसे मारने के लिए रैली भी वहां आ गया था। रैली को पता चल चुका था कि एथन ने सारा सच नूरा को बता दिया है। इससे पहले कि रैली नूरा पर हमला करता है, एथन पीछे से वहां आ गया। रैली ने एथन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गन की आवाज सुनाई दी और रैली जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सब चौंक गए। पता चला कि वो आदमी जिसका भाई रैली के गैंग ने बंदी बना रखा था, वही वापस आके रैली को मार चुका है। एथन ने उस आदमी को पहचान लिया। वो वही लड़का था जिसे ब्लैकमेल करके रैली और उसके मार को अपने काम करवा रहे थे। एथन ने उसे सच्चाई बताते हुए कहा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। ये सुनकर वो लड़का बहुत दुखी हो गया। हालांकि अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई थी। एथन को अब मार्को को रोकना था। उसे हर हाल में ये सुनिश्चित करना था कि मार्को प्लेन में ना चढ़े, लेकिन एथन के वहाँ पहुँचने से पहले ही मार्को प्लेन में चढ़ चुका था। एथन ने मार्को के सूटकेस पर एक नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था, जिसमें ट्रैकिंग नंबर था। जैसे ही सूटकेस को प्लेन में स्कैन किया गया, एथन को तुरंत पता चल गया कि मार्को अब प्लेन में है। एथन ने तुरंत अपनी पत्नी नूरा से कहा कि तुम एयरलाइन डिपार्टमेंट में जाओ और उन्हें बताओ कि प्लेन को टेक ऑफ होने से रोके। अगर प्लेन ने उड़ान भरी तो मार्को वहाँ बम ब्लास्ट कर देगा, लेकिन अगर टेक ऑफ रुक गया तो वो प्लेन में जाके बम को डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कैसे करना है। नूरा जल्दी से एयरलाइन डिपार्टमेंट में गई और ये बात एना को बताई। एना जो पहले से ही सतर्क थी, उसने तुरंत कदम उठाए और प्लेन को टेक ऑफ होने से रोकने के लिए अपनी टीम को अलर्ट किया। एथन ने जब अपनी पूरी ताकत लगाकर सूझबूझ से इस आखिरी मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। हर सेकंड कीमती था और हजारों लोगों की जान एथन के हाथों में थी। प्लेन आखिरकार टेक ऑफ कर चुका था। एथन ने प्लेन के कार्गो एरिया में पहुंचकर सूटकेस को खोलने और बम को डिफ्यूज करने की कोशिश शुरू की। जैसे ही उसने सूटकेस खोला, मार्को को ये पता चल गया कि प्लेन के अंदर जरूर एथन है और वो उसके मिशन को खतरे में डाल रहा है। मार्को तुरंत कार्गो एरिया में पहुंचा और एथन को रोकने की कोशिश की और गोली चला दी। गोली एथन के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद मार्को सूटकेस की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने सूटकेस खोला तो उसे ये पता चला कि बम के अंदर वो खतरनाक केमिकल था ही नहीं, जिससे सब कुछ तबाह हो सकता था। मार्को ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि वो केमिकल एथन के हाथ में है। तभी गोली चलने की आवाज पायलट तक पहुंच गई। पायलट ने तुरंत समझ लिया कि प्लेन के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है और उसने प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने का वापस फैसला किया। मार्को एथन की ओर बढ़ा, लेकिन एथन ने अपनी चोट की परवाह किए बिना फुर्ती से उसे पकड़ लिया और कार्गो एरिया में रखे एक फ्रीजर के अंदर धकेल दिया। इसके बाद एथन ने वो खतरनाक केमिकल भी फ्रीजर के अंदर फेंक दिया और फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद केमिकल फट गया। इस खतरनाक विस्फोट ने फ्रीजर के अंदर का पूरा वातावरण बदल दिया। मार्को का खून जम गया और वो मौके पर ही मर गया। एथन ने अपनी सूझबूझ और साहस से पूरे प्लेन और उसमें बैठे 2000 पैसेंजर की जान बचा ली। प्लेन जैसे ही लैंड हुआ, एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत एथन को गिरफ्तार किया, लेकिन एना जो पूरी सच्चाई जानती थी, उसने पुलिस को समझाया कि एथन ने सभी की जान बचाई है। इसके बाद एथन को रिहा कर दिया गया और वो सीधे अपनी पत्नी नूरा से मिलने गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एथन ने राहत की सांस ली। बाद में ये पता चला कि मार्को ये सब एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या करने और अपने व्यक्तिगत फायदे करने के लिए कर रहा था, लेकिन एथन की बहादुरी और सूझबूझ की वजह से सबकी जान बच गई थी। आखिरकार सबने सुकून से क्रिसमस मनाया और इस तरह से कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा क्या लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।